अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो आपको अंदाजा होगा कि मैंने कितने सारे सीरियल किलर्स के बारे में आपको बताया है। कुछ सीरियल किलर्स ऐसे होते हैं जो काम कम करते हैं और चिल्लाते ज्यादा हैं और पुलिस उन्हें झप लेती है, जबकि कुछ सीरियल किलर्स ऐसे होते हैं जो दशकों तक अपना काम करते रहते हैं और वो आम लोगों के बीच इस तरह से घुल मिल जाते हैं कि कोई उन्हें कह ही नहीं सकता कि ये अंदर से सीरियल किलर होगा और ऐसे ऐसे उसने कांड किए होंगे। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ सैमुअल लिटल की। और यकीन मानिए, सन 2012 में जब पुलिस ने इसको फाइनली अरेस्ट किया था तब ये व्हीलचेयर के ऊपर था, बूढ़ा हो चुका था, डायबिटीज का शिकार हो चुका था। और जैसे ही पुलिस ने इससे पूछताछ शुरू करी और जो इसने पुलिस को बताया, यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कैसे एक आदमी 93 महिलाओं के साथ संबंध बनाता है और उनकी जान ले लेता है, सोचने में और सुनने में ही दिल दहला देने वाला लग रहा है। तो आज मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। लेकिन उससे पहले मेरी वार्निंग, ये वीडियो बहुत ज़्यादा अपसेटिंग होने वाली है, तो प्लीज़ अगर आप मैच्योर ऑडियंस की कैटेगरी में नहीं आते तो प्लीज़ यहीं इस वीडियो को छोड़ दीजिए, वरना चलिए मेरे साथ। आज भी सीरियल किलर्स की दुनिया में सैमुअल लिटल को गॉट माना जाता है। समझ ही गए होंगे ना, गॉट। और बहुत से लोग उससे पूछने आते हैं कि 50 सालों तक तूने 93 महिलाओं का मर्डर किया और कैसे पुलिस ने तुझे नहीं पकड़ा, तेरी पूरी स्ट्रेटजी बता। और जब वो बताता है ना तो यकीन मानिए इतनी डिटेल में बताता है कि इतना तो मैं भी आपको नहीं बताता होगा। खैर, ये सब कुछ जानने से पहले हमें जानना होगा कि इस खतरनाक आदमी का पास्ट क्या था। तो इस आदमी का जन्म 7 जून 1940 के दिन रेनॉल्ड जॉर्जिया में हुआ था। जी हाँ, एक बहुत बहुत ज्यादा छोटा सा शहर, और इसकी आधे से ज्यादा जो जनसंख्या है इस शहर की, वो बहुत ज्यादा गरीबी में अपना गुजारा आज भी करती है। और जो बाकी बची हुई आधी है वो महिलाओं की है, और वो महिलाएं सारी गलत काम करती हैं, चोरी चकारी या फिर प्रोस्टिट्यूशन। और यहाँ सैमुअल की माता ने जब उसे जन्म दिया था उसकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी, और यहाँ सैमुअल का जन्म ही जेल के अंदर हुआ था। सोचकर देखिए, उसकी माता को 4 दिन पहले ही पुलिस ने इलीगल नाइट टाइम की वजह से उठाया था, और उठाते ही 4 दिन बाद उसने ये दे दिया। लेकिन पैदा होते ही उसकी माँ ने अपनी तो जमानत ले ली, लेकिन अपने बेटे की जमानत कभी नहीं ली। वो उसे उसी पुलिस स्टेशन में छोड़कर वहां से भाग गई और अपना काम धंधा करने लगी। लेकिन यहाँ उस टाइम की पुलिस थोड़ी सी समझदार थी, और उस पुलिस ने बजाय इसके माता पिता को ढूंढने के इसके ग्रैंड पेरेंट्स को ढूंढा। जी हाँ, इसके ग्रैंड पेरेंट्स को, दादा दादी को ढूंढ कर और उन्हें सौंप दिया और कहा कि ये लीजिए आपका, और इसका ध्यान रखिए। और अगर अब आप यहाँ गौर से देखें तो सैमुअल एक ऐश्वेत बच्चा था, और हमें भी पता है कि अमेरिका जैसे देश में, अमेरिका जैसी सुपर पावर में आज भी रेसिज्म बहुत ज्यादा होता है, और तब तो और भी ज्यादा था। और इसी वजह से सैमुअल को बहुत छोटी उम्र से ही रेसिज्म का सामना करना पड़ा, काले और गोरे का सामना करना पड़ा। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जिस स्कूल में उसके दादा दादी ने उसका एडमिशन करवाया था, उसी स्कूल में उसने एक साइकिल चोरी कर ली। और साइकिल चोरी करने के बाद उसे जब पकड़ा गया पुलिस द्वारा, और पकड़ने के बाद जब उसे जुवेनाइल कस्टडी में लिया गया, और यकीन मानिए यहीं से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदली थी। जैसे ही वो जुवेनाइल कस्टडी में पहुंचा, उसके साथ इतना बदतर व्यवहार किया गया कि वो चीज़ उसके दिल में बैठ गई, और अब उसका मन ही नहीं कर रहा था कुछ और करने का, सिर्फ मन था कि वो दुनिया से बदला ले। हमने इतने सारे केसेस आज तक देखे हैं, और हमें पता है कि कैसे वायलेंस ही आगे और ज़्यादा वायलेंस को बढ़ाता है। और अगर किसी के मन में जलन बैठ गई हो या फिर किसी के मन में खुंदक बैठ गई हो तो वो और ज़्यादा बढ़ जाती है समय के साथ साथ। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ सैमुअल के साथ भी हुआ। जैसे ही वो जुवेनाइल कस्टडी से बाहर आया, उसका दुनिया के प्रति नज़रिया ही पूरी तरह बदल चुका था। वो दिन रात ट्रू क्राइम मैगजीन्स पढ़ता रहता, वो देखता रहता कि असल में मैगजीन्स में क्राइम किया कैसे गया है। और ये सब अब उसका गुस्सा निकलने वाला था वहाँ की महिलाओं पर, लड़कियों पर। और 16 साल का होते होते उसने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा था। टीचर्स ने उसे निकाल दिया, जिसके बाद उसने छोटे मोटे चोरी चकारी जैसे कामों को स्टार्ट किया। और ये काम स्टार्ट करने के बाद वो पुलिस के साथ उसका आना जाना लग गया था। जैसे ही वो कोई छोटा मोटा काम करता, जाके उसकी शिकायत वहां पुलिस में हो जाती, और पुलिस सीधे सीधा झप लेती, और झपने के बाद 1-2 दिन में ही उसे छोड़ देती थी। ये सब उसके लिए अब आम हो चुका था। और आगे आकर 60 के दशक में वो एक वहीं के लोकल कब्रिस्तान में काम करने लगा, और यहीं से उसकी जो फैंटेसीज थी, जो उसकी अंदरूनी इच्छाएं थी, वो अब जागने लगी थी। बस सोच कर देखिए, सन 1964 से लेकर 1975 तक आते आते सैमुअल लिटल इन 11 सालों में 26 बार पुलिस के
हत्थे चढ़ा था। और यहाँ उसको पकड़ने का कारण था छोटी मोटी चोरी चकारी, किसी के साथ मार पिटाई करना, किसी महिला को छेड़ देना या फिर किसी बच्चे के साथ थोड़ा गंदा बिहेव करना। इन सब चीजों के लिए पुलिस उसे उठाती और कुछ ही टाइम बाद छोड़ देती। लेकिन पुलिस थोड़ी सी और जांच कर लेती, सिर्फ थोड़ी सी और, तो उनको पता लग जाता कि ये आदमी जितना दिख रहा है, जिस काम के लिए वो इसे उठा रहे हैं, इससे ज़्यादा भी वो कुछ करके बैठा हुआ है। अब यहाँ जेल में उसका आना जाना लगा रहता था, तो जेल से उसका डर भी अब लगभग निकल ही चुका था। और जब वो जेल से बाहर होता तब वो लोगों की जान लेने की मशीन बन चुका था। वो जिस भी महिला से मिलता उसे अपना बनाता और फिर भगवान उसे अपना बना लेता था। कैसे? वो सिर्फ ढूंढता था कि कोई उसे ऐसी लड़की मिले जिसके आगे पीछे कोई ना हो, उसके घर बार वाले ना हो, और ऐसी लड़कियां प्रोस्टिट्यूशन में बहुत इजीली मिल जाती हैं। इसके अलावा वो इस तरह की लड़कियों को ढूंढता जो मेंटली थोड़ी स्टेबल ना हो, जो डिप्रेशन का शिकार हो रही हों, जो नशों की आदत में फंस चुकी हों, मतलब कि ऐसी लड़कियां जो अकेली हों, जिनका आगे पीछे कोई ना हो और उनके गायब हो जाने से किसी को फर्क भी ना पड़े। और ऐसी लड़कियां उसे बहुत आसानी से मिल भी जाती थी। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि ये इसी तरह के लोगों को सिलेक्ट क्यों करता था। हो सकता है, मुझे लगता है सिर्फ, कि उसके मन में अपनी माँ के प्रति शायद नफरत भरी हो, क्योंकि उसकी माँ भी तो बिल्कुल यही एक काम किया करती थी। वो भी एक नाइट टाइम वर्कर थी और जेल के अंदर सैमुअल का जन्म हुआ था। और जहां तक मुझे लगता है कि सैमुअल के मन में अपनी माँ के लिए नफरत भर चुकी थी और इसीलिए वो इस तरह के महिलाओं का कत्ल कर करके अपनी भड़ास शांत कर रहा था। 70 का दशक शुरू होते ही इस आदमी ने लड़कियों का काम करना शुरू कर दिया था। जी हाँ, वो फिर भी पुलिस के हत्थे चढ़ता था। पुलिस उसे बार बार पकड़ कर लेकर जाती थी, लेकिन कभी भी बड़े क्राइम में नहीं गई। लेकिन फिर आया सन 1982 का समय, जब उसे लेडी रोज लैप्री नाम की एक महिला के मर्डर के लिए गिरफ्तार किया गया था। उसकी उम्र 22 साल की थी और वो भी एक नाइट टाइम वर्कर थी। लेकिन जैसे ही उसे अदालत में पेश किया गया तो जज ने सीधा पुलिस को बोल दिया कि इसका और लैप्री का लिंक बीच में निकाल कर लेकर आओ कि ये किस तरह से लैप्री से जुड़ा हुआ था। लेकिन पुलिस वो लिंक कभी ढूंढ ही नहीं पाई, क्योंकि ये दोनों आपस में अननोन थे और एक रात के लिए सिर्फ मिले थे। तो क्योंकि अब यहाँ लिंक नहीं मिल पाया था, तो जज यहाँ उसे सजा नहीं दे सकता था और उसे वहां पर बरी कर दिया गया। बरी होते ही वो अदालत से बाहर आया, अपने घर गया और कुछ ही दिनों बाद उसने पैट्रिशिया एंड माउंट नाम की एक 26 साल की लड़की का मर्डर कर दिया। और कमाल की बात यहाँ ये थी कि इस मर्डर के तो गवाह भी पुलिस को मिल चुके थे कि यहाँ यही सैमुअल लिटल ही था जिसने पैट्रिशियन एंड माउंट नाम की इस लड़की का कत्ल किया है। लेकिन जैसे ही उन गवाहों को कोर्ट में पेश किया गया, वो सारे बदल गए। उन्होंने अपना बयान ही बदल दिया और जज फिर से सैमुअल लिटल को सजा नहीं दे पाए। जिसके बाद सन 2005 तक आते आते इस आदमी ने, सोच कर देखिए, 90 से ज्यादा महिलाओं का कत्ल किया। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पर आपको इस आदमी के कत्ल करने का तरीका बताऊं तो यकीन मानिए आप अपना सर पकड़ लेंगे, आपको विश्वास नहीं होगा। ये किसी भी अपने शिकार को 2 तरीकों से मारता था। वो या तो उसको डुबा कर मारता या फिर उसका गला काट कर मारता था। जी हाँ, इसकी खुद की फैंटेसी इसने पुलिस के सामने कबूली, जिसमें बोलता हुआ दिखाई दिया कि ये सबसे पहले किसी भी लड़की को पकड़ता और इसने अपने घर के अंदर एक बड़ा सारा बाथ टब बना रखा था और वो गहरा भी था। और सबसे पहले उसे वो मिलता, उसको घर लेकर आता, नशा वगैरह करवाता और सीधा उसको उस बाथ टब में खड़ा कर देता और खुद भी उसमें कूद जाता और फिर उसको पकड़ कर उसको नीचे की तरफ दबा देता और तब तक दबा कर रखता जब तक वो लड़की मर ना जाती। नशे में होती थी और वैसे भी एक लड़की इतने हट्टे कट्टे आदमी के ऊपर क्या ही अपना जोर चलाती। वो जस्ट इन्हें डुबा कर मार देता। ना कोई मर्डर वेपन मिलता, ना कोई फिंगरप्रिंट मिलते, ना कुछ और। जब भी पुलिस को जस्ट लाश मिलती तो लगता कि ये तो डूब कर मरी है, नेचुरल कॉज है, या फिर खुद कूद गई होगी पानी में और इसकी जान चली गई। अब पुलिस यहाँ ढूंढती भी कैसे कि इसका मर्डर किसने किया है। कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई डूबा हुआ व्यक्ति भी मर्डर हो सकता है। इसके अलावा दूसरा तरीका इसने बताया कि इसकी दूसरी फैंटेसीज होती थी किसी के गले की गर्मी को महसूस करना। जी हाँ, वो जस्ट अपने शिकार को सबसे पहले नशे वगैरह करवाता और उसके बाद उसके गले को काटता, यहाँ से एक लंबा कट यहाँ लगाता और वो कट बहुत गहरा होता था और उस कट के अंदर अपना हाथ डाल देता और अंदर से उसका गला पकड़ता। सोच कर देख लीजिए आप, मैं यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ से कट लगाकर उस कट के अंदर अपना हाथ डालता और अंदर से उसका गला पकड़ लेता और उसकी जो गर्मी होती थी गले की, वो इस आदमी के लिए बहुत सेटिस्फाइंग होती थी। और बदकिस्मती से उस टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल
नहीं होती थी कि अगर किसी वुमन के साथ, किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ बलात्कार जैसा कुछ हुआ है और अगर उसके शरीर पर कोई और डीएनए वगैरह मिलता है तो उससे किसी की पहचान की जा सके। लेकिन अमेरिका में आपको पता हो तो लोग अपने पूर्वजों को ढूंढने के लिए, अपने रिश्तेदारों को ढूंढने के लिए अपना डीएनए खुद से सबमिट करवाते हैं। वहां पर एक डीएनए का डाटाबेस है और सिर्फ इसलिए सबमिट करवाते हैं कि क्या पता हमारे जैसे डीएनए वाला कोई और भी व्यक्ति मिल जाए जो हमारा रिश्तेदार हो और जिसे हम ना जानते हो। और इसीलिए वहां पर एक पूरे डीएनए का डाटाबेस बन चुका है और ये डाटाबेस अब यहाँ पुलिस के बहुत काम आता है, क्योंकि पिछली जो पुलिस थी, पिछली शताब्दी की जो पुलिस थी, उन्होंने बहुत सारे क्रिमिनल्स के जो डीएनए सैंपल से उन्होंने उनको कलेक्ट तो करके रखा हुआ था, लेकिन कभी मिलान नहीं किया कि ये किसी के साथ मिलता है नहीं। और वो काम अब वहां की पुलिस कर रही है और ऐसा ही कुछ यहाँ फिर से किया गया था। सन 2012 में पुलिस यही काम कर रही थी कि सन 1982 में पुलिस ने जो डीएनए वगैरह लिए थे वो किसी के साथ मैच होते हैं या नहीं, और यहाँ लकीली वो डीएनए मैच हुए लिटिल सैमुअल के साथ। और यहाँ जैसे ही पुलिस उसके ढूंढते हुए पहुंची तो वो होमलेस था, उसके पास खुद का घर नहीं था, उसको डायबिटीज हो चुकी थी और जस्ट पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और जस्ट अब उसे बोलना शुरू करना था कि उसने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया है। यहाँ पुलिस को शक था कि इस व्यक्ति ने 3 मर्डर किए हैं और पुलिस ने उन तीनों की डिटेल्स इस आदमी के पास रखी। और वो तीनों जो मर्डर थे वो 3 अलग अलग आदमियों के थे, मेल्स के थे, ना कि फीमेल्स के। और जैसे ही पुलिस ने सैमुअल को दिखाया कि ये 3 लोग तुम जानते हो क्या, तो उसने कहा कि ये 3 मैं नहीं जानता और मैंने इनका मर्डर वगैरह नहीं किया। तो पुलिस को लगा कि हो भी सकता है ये सच बोल रहा हो, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इसे शक के बिहाफ पर उठाया है। लेकिन वो खुद ही बोलने लग गया, उसने खुद से ही कन्फेस करना शुरू कर दिया। और यकीन मानिए जब इसने बोलना शुरू किया तो हालात पूरे 180 डिग्री पलट गए। क्या आपको पता है कि इस आदमी की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम जीन था, और ये जीन कहीं और नहीं बल्कि इसे जेल में ही मिली थी। और तब मिली थी जब इस आदमी की उम्र 30 साल की थी, लेकिन उस टाइम पर जीन की उम्र 60 साल की थी। ये दोनों जब जेल से बाहर आए तो यकीन मानिए आग और तेल का कॉम्बिनेशन मिल चुका था। ये दोनों मिलकर अब क्राइम करते थे। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि जीन को आज तक पता ही नहीं था कि ये व्यक्ति मर्डर भी करता है, क्योंकि वो इसके साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ चोरी चकारी और छोटी मोटी लूटपाट को ही अंजाम दिया करती थी। लेकिन कभी उसने मर्डर वगैरह में इसका साथ नहीं दिया। ये बात खुद सैमुअल लिटिल ने अपने मुंह से कबूली। इन दोनों का रिलेशनशिप पूरे 18 सालों तक चला और सन 1988 तक आते आते जीन की मृत्यु हो गई जब उसकी उम्र पूरे 78 सालों की थी। लेकिन 78 साल की होते हुए भी वो महिला किसी के घर लूटपाट करना, किसी की चोरी चकारी करना, ये सब काम नहीं भूली थी। यहाँ सबसे पहले सैमुअल लिटिल ने कन्फेस किया कि उसने सबसे पहला मर्डर अपना सन 1970 में किया था, जबकि उसकी फाइनली गिरफ्तारी हुई सन 2012 में, यानी कि तकरीबन 42 सालों बाद। 42 सालों तक कोई व्यक्ति क्राइम करके कैसे इस दुनिया में फ्री घूम सकता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। क्यों पुलिस ने इतनी मेहनत नहीं करी कि कम से कम एक सीरियल किलर को तो झप ले? नहीं। लेकिन अब वो जो चीजें बता रहा था वो सच में बहुत दिल दहला देने वाली थी। Tell me about Mary Ann. She's what you nowadays they call a transgender. She's a black male dressed up as a female. Okay. How tall is she? Mary Ann about 5'7", 5'6". She weighed. डरा देने वाली थी। और जब यहाँ उसने अपनी कन्फेशन में वो गले वाली बात बताई कि वो किसी को भी मारता था और उसके गले के अंदर अपना हाथ डाल लेता था, तो उसकी एक टीचर जो थी, उसको किंडरगार्टन में जो पढ़ाया करती थी, वो सामने आई और उसने बताया कि ये लड़का तो वही है जिसे मैं पढ़ाया करती थी किंडरगार्टन में, और ये कई बार अपने फेलो स्टूडेंट्स के गले के ऊपर ऐसे हाथ भी रखा करता था और मैंने उसको कई बार नोटिस भी किया था, लेकिन मैंने कभी बोला नहीं क्योंकि ये जस्ट बच्चे थे उस टाइम पर और बच्चे एक दूसरे के साथ ऐसा कुछ करते रहते हैं। पर हमें नहीं पता था कि आगे जाकर उसकी ये चीज़ फैंटेसी बनेगी। जब इस आदमी की उम्र 65 साल की हुई तो इसने फाइनली वो चीज़ें करना छोड़ दिया, यानी कि किसी का मर्डर करना छोड़ दिया, महिलाओं के साथ ये सब करना छोड़ दिया। इसने खुद ने अपने मुंह से बोला कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अपने इस काम से अब रिटायर हो जाना चाहिए। बेशक मेरा मन आज भी है ये सब मैं करूं, लेकिन मुझे अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए क्योंकि मेरा शरीर इतना साथ नहीं दे रहा कि मैं किसी महिला के साथ ये सब अब फिर से कर सकूं। सोच कर देखिए, उसका दिमाग बोल रहा है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। साथ ही उसे यहाँ डर भी था कि अगर वो ये सब फिर से करता है तो पुलिस अब की बार हो सकता है कि उसे पकड़ ले, क्योंकि अब
टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है और किसी को भी ट्रैक डाउन करना बहुत ईजी है। और दूसरा उसको टेंशन ये थी कि अगर वो किसी की जान ले भी लेता है तो उसकी बॉडी अब कहाँ डिस्पोज करेगा। पहले तो ठिकाने बहुत हुआ करते थे, कोई कैमरास वगैरह नहीं होते थे, लेकिन अब उसने अगर किसी के साथ ऐसा करने की भी सोची तो पुलिस उसके घर पहले पहुंचकर खटका देगी दरवाजा। अब तक जो आपने इसके बारे में सुना वो बहुत आम सा था, लेकिन अब मैं आपको इस स्टोरी की एक बहुत ही ज्यादा डार्कर साइड की तरफ लेकर चलता हूँ। उसने अपने कन्फेशन में पुलिस को बताया कि वो जब इन लड़कियों को मारता था तो उसे लगता था कि वो पार्टी कर रहा है इन लड़कियों के साथ, वो कुछ इनके साथ गलत नहीं कर रहा, वो इनको दूसरे जन्म में भेज रहा है। ये कैसी मेंटालिटी थी? जी हाँ, पुलिस भी ये बात सुनकर कंफ्यूज हो गई कि तू किसी की जान ले रहा है और तू कह रहा है कि तू उसके साथ पार्टी कर रहा है। ये कैसी पार्टी है जिसमें सामने वाला पार्टनर ही मर जाए? सोचकर देखिए, आप किसी पार्टी में हो और वहां ऐसा कुछ हो रहा हो। मैं तो कभी नहीं जाऊंगा ऐसी पार्टी में। उसने खुद अपने मुंह से कहा कि वो महिलाओं से बहुत प्यार करता है। कैसा प्यार करता है ये नहीं बताया। क्या ये प्यार था कि उनको रात को लेकर आओ और नशे वगैरह करवा कर उनका गला काट दो या फिर उन्हें डुबा कर मार डालो? अगर ये प्यार है तो प्यार के नाम से ही मुझे आज से नफरत है। जिसके बाद उसने बताया कि वो ये सब अपनी माता के लिए ही कर रहा था, यानी कि ऐसी हर लड़की में जो इस तरह के काम करती है उसमें उसको अपनी माँ ही दिखाई दे रही थी। और वो हर लड़की से पूछता था कि अगर तुम्हारा कोई लड़का हो या फिर तुम्हारा कोई बच्चा हो तो तुम क्या उसे इस तरह से लावारिस छोड़ दोगी सिर्फ अपने इस काम की वजह से? क्या ही करें, आगे जो लड़कियां रिप्लाई देती थी वो मुझे नहीं पता, पर हाँ, वो उनकी आखिरी रात होती थी। वो जिस तरह से अपनी कन्फेशन पुलिस को दे रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे ना सिर्फ उसे बल्कि जिस लड़की के साथ वो ये सब करता था उसे भी ये चीज़ करवाने में बहुत मजा आ रहा था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस आदमी के दिमाग में उस टाइम पर क्या चल रहा था और उन लड़कियों के दिमाग में उस टाइम पर इस आदमी के लिए क्या चल रहा था। बहुत कंफ्यूजिंग था, मेरे लिए समझना ही बहुत ज्यादा मुश्किल था। पुलिस एक बात तो इससे हैरान थी कि ये बूढ़ा व्यक्ति जो उनके सामने बैठा हुआ है ये पूरे 93 महिलाओं की जान लेकर बैठा है, लेकिन दूसरी तरफ इस बात से भी हैरान थी कि इसे 40 साल पुराने किए गए कत्ल के बारे में इतनी डिटेल कैसे पता है। ये यकीन मानिए अपने हर विक्टिम को बहुत अच्छी तरह से जानता था। कितनी अच्छी तरह से जानता था इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि इसने हर एक विक्टिम की, हर एक लड़की की जो उसने ड्रेस डाली हुई थी और उसके ऊपर कितने बटन्स थे वो तक गिनवा दिए। और ना सिर्फ बटन्स गिनवाए बल्कि उनके स्केच भी तैयार करवाए जो उस टाइम पर एक्टिव थी अपने एरिया में इस काम के अंदर। पुलिस को उसकी इस डिटेल्स पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने वेरीफाई करने का सोचा। जो स्केच उसने बनवाए थे वो वेरीफाई किए गए और उसने कई ऐसी जगह बताई थी जहां उसने बॉडीज़ को डंप किया था। और जब पुलिस ने उन जगहों पर जाकर, कई जगह पर तो आज उस टाइम पर बिल्डिंग बन चुकी थी, उन बिल्डिंग्स के अंदर खुदाई करवाई और खुदाई करने के बाद जब उन्हें वहाँ अवशेष मिले, बिल्कुल खत्म होने वाले अवशेष जो थे वो मिले, तो उन्हें विश्वास हो गया कि हाँ, ये व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा। यहाँ सैमुअल लिटल ने बताया कि वो अपने विक्टिम्स के साथ अपनी यादें बनाना चाहता था। वो बहुत सारी यादें अपनी बनाना चाहता था ताकि आगे उन्हें याद करके वो अपने फ्यूचर और प्रेजेंट को सिक्योर कर सके। मतलब कि उसे ये चीज़ें याद करना बहुत आरामदायक होता था, उसे ये चीज़ें याद करके बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती थी। उसने 60 से ज़्यादा लड़कियों के स्केच बनवा डाले और यहाँ उनके नाम तक गिनवा दिए और यहाँ उनके ड्रेस तक को भी गिनवाया कि क्या कुछ पहना हुआ था उस दिन जिस दिन उसने उनका मर्डर किया था। यहाँ सभी लड़कियों के उसने हंसते हुए चेहरे के साथ स्केच बनवाने की कोशिश करी थी ताकि उसको ये लगे कि जो उसने किया है उन लड़कियों के साथ वो अच्छा ही था और उनको इस जन्म से मुक्ति ही दिलवाई है। 24 सितंबर 2012 के दिन पुलिस ने उसको एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया, जहां उसको कम से कम 3 मर्डर के साथ तो उस टाइम पर कंफर्म लिंक किया जा चुका था। और यहाँ इन 3 मर्डर्स के लिए ही जज ने उसे लाइफ इन प्रिजन यानी कि उम्र कैद की सजा सुना दी थी और वो भी बिना पैरोल के। इसके अलावा 25 सितंबर को अगले दिन फिर से एक बार पेश किया गया, जिसमें पुलिस जज से ये कह रही थी कि इस बंदे ने उन्हें रात को सोने नहीं दिया क्योंकि ये जस्ट कहे जा रहा था कि सिर्फ 3 मर्डर का चार्ज मुझ पर लगा है, ये तो बहुत थोड़ा सा है और बढ़ाया जाए इसे। और यहाँ जज ने उसके ऊपर रहम खाते हुए 4 मर्डर्स और लगा दिए कि जा तू भी क्या याद रखेगा। टोटल 7 मर्डर्स के चार्जेस उसके ऊपर लगाए गए और 7 बार उसे लाइफ इन प्रिजन यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाई गई बिना पैरोल और बिना जमानत के। इसके अलावा सन 2018 में एक और इंटरव्यू उसका डिटेक्टिव्स के साथ सामने आया जिसमें उसने कन्फेस किया और बहुत सारी डिटेल्स लोगों के सामने और ज़्यादा रखी कि उसने आखिर अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया था। बट ये चीज़ें कभी बाहर नहीं निकल कर सामने आई क्योंकि ये शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा
हॉरिफिक हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो। FBI ने भी इसके अंदर अपनी दखलंदाजी करी और टोटल 65 लड़कियों की पहचान उन्हें मिल चुकी थी और उनके घर वालों से जाकर भी बात की गई और उन्होंने भी ये कंफर्म किया कि हाँ, उनके परिवार की वो सदस्य है उस टाइम पर गायब हुई थी, ऐसा हमारे परिवार वालों ने बताया है हमें। ये केस आज भी चल रहा है और पुलिस आज भी अपनी जांच इसमें किए जा रही है। ये केस अभी बंद नहीं किया गया जब तक पुलिस टोटल 93 वुमेन्स यानी कि 93 महिलाओं की पहचान नहीं कर लेती और उनके सबूत यहाँ ढूंढ नहीं लेती। लेकिन यहाँ एक मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक बेघर आदमी जिसने ना ही ज़्यादा कुछ पढ़ाई लिखाई करी और ना ही जिसके पास पैसा है, उसने कैसे कानून को 40 से ज़्यादा सालों तक पागल बनाकर रखा, और वो भी एक ऐसे देश का कानून जो अपने आप को सुपर पावर बोलता है। अमेरिका ऑब्वियसली है भी वो सुपर पावर, बट क्या वो ऐसी ही सुपर पावर है कि उसके कानून को 40 साल तक कोई भी बेघर आदमी जिसके सिर पर छत ना हो, जिसकी जेब में पैसा ना हो, वो ऐसे ही बेवकूफ़ बनाकर रखेगा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कैसे। इसका जवाब मुझे आज तक मिला भी नहीं है। आप मुझे इसका जवाब दे सकते हैं। आप खुद भी अपने माइंड में सोच कर देख सकते हैं कि कैसे एक आदमी छोटी मोटी चोरी चकारी के लिए गिरफ्तार हो सकता है, उसका रिमांड लिया जा सकता है, उसे जेल भेजा जा सकता है, बट मर्डर के लिए नहीं। और कैसे एक आदमी की मेंटालिटी ऐसी हो सकती है कि वो महिलाओं के साथ ऐसा करके उसे बिल्कुल नॉर्मल समझे, उसे पार्टी वगैरह कहे। और कैसे एक आदमी 93 महिलाओं की जान ले सकता है। वो जिस महिला से मिलता गया उसका काम खत्म करता गया। खैर, ये सब सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। मुझे यार इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लें। मैं वहाँ पर रील्स वगैरह डालता हूँ, छोटे छोटे फैक्ट्स की, स्टोरीज़ की, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट क्रेजी लाइफ को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।